हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य चरक का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये आत्रेय भद्र काव्य अध्याय का सेकेंड वीडियो है और फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने रस के बारे में और इस चैप्टर का जो सब्जेक्ट मैटर है उन सभी के बारे में जाना, जिसमें हम लोग रस की संख्या कितनी है, रस का क्या डेफिनेशन है एंड फाइनली जो है रस का जो गुणकर्म और अधिक सेवन से क्या दोष होता है वो जाना। आज जो है बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने का कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहले द्रव्य प्रकरण से आज का सेशन शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं द्रव्य प्रकरण से। तो द्रव्य के बारे में सबसे पहला जो श्लोक नंबर 10 में बताया गया है वो है कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन् अर्थे। ठीक है, जितने भी द्रव्य है वो पंच महाभूत के बने होते हैं, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे साथ साथ अस्मिन् अर्थे वर्ड कर रहा है, तो अस्मिन् अर्थे वर्ड मेनली इस कार्य द्रव्य के बारे में बता रहा है। क्या है, पहले ये जानते हैं कि द्रव्य दो तरह से डिवाइड किया गया, कारण एंड कार्य द्रव्य। देन अगेन कार्य द्रव्य को डिवाइड किया गया चेतन एंड अचेतन, ये आप लोग जानते हैं। कारण द्रव्य भी 9 होते, ख आदि अन्य आत्मा मना कालद षष्ठ्य द्रव्य संग्रह वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली कार्य द्रव्य के बारे में बताया कि ये जो कार्य द्रव्य होते हैं अस्मिन् अर्थे उनको इंडिकेट किया, वो टोटल उन सभी कार्य द्रव्य जो है वो पंच महाभूत के बने होते हैं। साथ साथ इस श्लोक में ये भी बताया है, जो वैसे तो बहुत सारे द्रव्य होते हैं, टोटल 41 भी होते हैं गुण के बेसिस पे। तो यहाँ पे जो द्रव्य का मेंशन किया है इसमें मेनली जो शब्द आदि 5 द्रव्य बताएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, गुरु आदि आप जानते हैं वो 20 एंड पंचकर्म में जो यूज होने वाले जो 5 कर्म होते हैं उसके बेसिस पे 5 द्रव्य के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो है हम लोग द्रव्य के बारे में जो महाभूत के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे 5 महाभूत होते हैं तो उसके बेसिस पे 5 द्रव्य के बारे में बताया गया, उसमें उनके गुण एंड कर्म को जानेंगे, साथ साथ उन द्रव्य का जो इंद्रियार्थ है वो भी जानेंगे। जैसे कि पृथ्वी महाभूत वाले द्रव्य हैं पार्थिव द्रव्य, तो उनके गुण होंगे कि ये द्रव्य गुरु होंगे, खर, कठिन, मंद, स्थिर, विशद, सांद्र एंड स्थूल। ठीक है, पृथ्वी महाभूत है इसमें डोमिनेंट इसलिए। साथ साथ इनके कर्म क्या होंगे कि इन द्रव्य का सेवन करने से उस आदमी का उपचय होगा, शरीर में उपचय होगा, वृद्धि होगा, साथ साथ संघात होगा, शरीर को ठोस बनाएगा। और क्या करेगा, गौरव एंड स्थिर, गुरुता भी लाएगा और शरीर में स्थिरता उत्पन्न करेगा। उसके बाद जो ये इंद्रियार्थ में जो गंध आया है मेनली, ये इसमें ये याद ही आपको होगा, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो होता है उसका, तो वही सीक्वेंस में पृथ्वी का गंध है। ठीक है, और ये मेन है इसमें गुण में। अब जैसे जल नेक्स्ट आ गया, जल महाभूत वाले द्रव्य, तो आप्य में क्या क्या गुण आएंगे, तो वो जल से कोरिलेट कीजिए। लिक्विड है तो द्रव होगा, स्निग्ध होगा, शीत भी होगा, टच में जल शीतल होता है, मंद होगा, मृदु होगा एंड पिच्छिल होगा। तो ये सारा आप्य द्रव्य का गुण है। इन सभी गुण से यदि डोमिनेंट कोई भी द्रव्य हो तो उसको आप्य मानेंगे। इनके कर्म क्या है, ये क्या क्या करेंगे, तो उसमें बता रहा है कि क्लेदन करेगा, गीला करने का काम, स्नेहन करेगा, बंधन संधि बंधन को ठीक ठाक रखेगा, विस्यंद करेगा, मार्दव मृदुता लाएगा, प्रहलादन यानी कि प्रहलाद उत्पन्न करेगा। और फिर इसका भी वैसे ही इंद्रियार्थ में आ गया आपको रस। इसके बाद जो है तेजस यानी कि अग्नि महाभूत वाले द्रव्य, तो इसके गुण में आएंगे कि जैसे अग्नि है तो उष्ण तीक्ष्ण तो होगा ही, ठीक है, और सूक्ष्म भी होगा। और अग्नि क्या है, लघु है, रुक्ष भी होता है और विशद भी होता है, तो ये इसके गुण हैं। साथ साथ जो ये रूप है इंद्रियार्थ, रूप बेसिकली ये इंद्रियार्थ भी गुण में ही आता है, बस इसकी सुपीरियरिटी स्पेशलिटी दिखाने के लिए एक अलग चार्ट बनाया गया, सब गुण में ही। ठीक है, अब इसका कर्म क्या है, तो इसका कर्म है अग्नि का काम वैसे भी दहन पाचन करता है एंड प्रभा वर्ण इन सब का क्या कर रहा है, प्रकाशन कर रहा है, बढ़ा रहा है। इसके बाद जो वायु महाभूत से वाले जो द्रव्य हैं वो हो गए वायव्य, और इसका गुण तो आप जानते हैं, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म एंड एक विशद है। साथ साथ जो इंद्रियार्थ में स्पर्श, ये भी इसका गुण ही है। और इसका कर्म क्या है, वायु है तो मेनली रुक्ष का काम तो करेगा, रुक्ष गुण की वजह से ग्लानि भी करेगा, विचार हुआ यहाँ गति से रिलेटेड, विशदता लाएगा एंड लघुता लाएगा। एंड लास्ट हो गया आपका आकाश महाभूत यानी आकाशीय द्रव्य। इसका गुण क्या होगा, सबसे ज़्यादा लघु तो यही होता है एंड सूक्ष्म, तो लघु एंड सूक्ष्म तो याद ही रहेगा। और सबसे गुरु जो है पृथ्वी होगा, लघु से गुरु की ओर बढ़ते हैं यहाँ से ऊपर जाएंगे तो। और मृदु भी होता है एंड सुलक्षण भी होता है, ये गुण। साथ साथ एक और गुण जो इंद्रियार्थ में आया वो है शब्द। ठीक है, इसका कर्म क्या है कि शरीर में मृदुता लाएगा, सुशीलता लाएगा, लघुता लाएगा, लाइटनेस लाएगा।
नेक्स्ट जो है द्रव्य का औषधत्व, ठीक है, मेडिसिनल यूज के बारे में बताता है। तो वो ये श्लोका के जरिए ये बताना चाह रहा है कि संसार में जितने भी द्रव्य हैं सब के सब औषध हैं। अनेन उपदेशन नाना औषधि भूतम, यानी कि ऐसा कोई भी द्रव्य नहीं है जो कि औषध नहीं है। क्या लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे लॉजिक यही है, पंचमहाभूत, यानी कि जो भी द्रव्य हैं सब के सब द्रव्य पंचमहाभूत, औषध भी द्रव्य ही है और संसार का हर एक चीज़ पंचमहाभूत है। इसीलिए जब हर चीज़ पंचमहाभूत का बना है तो सबका सब औषध ही हुआ ना, क्योंकि औषध में भी पंचमहाभूत है। ठीक है, बस करना क्या होता है कि युक्ति के अनुसार, अलग अलग युक्ति जो है ना उसके अनुसार इसका प्रयोग किया जाता है। अलग अलग युक्ति जो बोला गया है, तो अलग अलग युक्ति में जैसे कि कर्म आ गया, अधिकरण आ गया, आपको काल, उपाय, फल, ठीक है। तो इन सभी जो अलग अलग प्लानिंग के हिसाब से द्रव्य काम करता है। साथ साथ यहाँ ये भी चीज़ क्लियर कर दे कि जो द्रव्य जो है सिर्फ गुण प्रभाव से काम नहीं करता है कि ये गुण है इसीलिए ऐसा काम करेगा, जबकि वो द्रव्य प्रभाव से भी काम करता है, गुण प्रभाव से भी काम करता है, साथ साथ द्रव्य प्लस गुण इन दोनों प्रभाव के बेसिस पे भी काम करता है। ठीक है, अब आगे जो है सबका जो योजना, जैसे कर्म है, ये सब जो किए हैं एक एक करके योजना के बारे में जानते हैं। तो उसमें सबसे पहले कर्म आया। तो कर्म क्या है? कर्म के बारे में बता रहा है, यत् कुर्वन्तिम तत्कर्म, यानी कि अर्थ के अनुसार जो कार्य करे उसे कर्म कहते हैं। जैसे कि सिरह सूल दूर हो रहा है को दूर करना, यानी हेडेक हो रहा है उसको दूर करने के लिए शिरोविरेचन कर्म हुआ, तो शिरोविरेचन करते हैं वो शिरोविरेचन कर्म हो गया। नेक्स्ट वीर्य के बारे में बता रहा है। तो वीर्य में कह रहा है कि येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम, यत् कुर्वन्तिम कर्म था, येन कुर्वन्ति तद्वीर्यम, यानी कि जिससे कार्य करते हैं। ठीक है, जो कार्य करता है वो कर्म है और जिससे कार्य करते हैं वह वीर्य है। जैसे कि शिरोविरेचन किए तो शिरोविरेचन कर्म था, लेकिन शिरोविरेचन के लिए जो औषध लिए उसमें उष्ण गुण की वजह से ये काम किया तो वो उष्ण वीर्य हो गया। देन अधिकरण जो है उसके बारे में बता रहा है कि यत्र कुर्वन्ति तदधिकरणम, अधिकरणम यानी कि द्रव्य जहाँ अपना प्रभाव दिखलाता है, ठीक है, जिस जगह पे वह अधिकरण है। जैसे कि सिरासूल दूर करने के लिए शिरोविरेचन किए तो कहाँ किए? सर पे किए ना, तो वो सर वाला जो रीजन है, हेड वाला रीजन जो है वो हो गया उसका अधिकरण। नेक्स्ट हो गया काल। ठीक है, तो जिस समय कार्य करते वह काल हुआ। यदा कुर्वन्ति, जब कार्य करते वह काल है। जैसे कि शिरोविरेचन करने के लिए कौन सा भी सीजन लेते हैं? मेनली बसंत ऋतु लेते हैं, तो वो बसंत क्या हो गया? काल। नेक्स्ट युक्ति क्या है? उपाय। तो उपाय में कह रहा है यथा कुर्वन्ति सा उपाय। ठीक है, जिस प्रकार हम कार्य करते हैं वो उपाय है। जैसे एग्जांपल से समझे कि नस्य देना है, तो नस्य में हमारे पास कितने ऑप्शन है? प्रदमन है, पीड़न है, मर्श है, प्रतिमर्श है। तो इतने सारे उपाय हैं ना कि किस सिचुएशन में कौन सा नस्य देना है, तो वो सब उपाय में आ गया। एंड फाइनल क्या है? फल, यानी कि यत् साधयन्ति तत्फलम, जिस कार्य को सिद्ध करते हैं ना वह फल है। यानी कि हमें सिरहसूल था, हेडेक था, हेडेक को दूर करना हमारा मेन एम था, जिसके लिए हम शिरोविरेचन ये सब किए, नस्य वगैरह दिए। तो सिरह गौरव या सूल जो है ना उसकी शांति हो गई, हेडेक दूर हो गया, तो यही हमारा फल हो गया। तो द्रव्य में जो है नेक्स्ट हमें ये जानना है कि द्रव्य के विकल्प कितने हैं। तो ये 63 हैं। वो किसके बेसिस पे? द्रव्य, देश एंड काल, इनके प्रभाव से जो द्रव्य में उपस्थित जो रस हैं इनके 63 प्रिपरेशन बनाए जा सकते हैं। तो इसको समझते हैं कैसे है। तो जैसे एक रस के मात्र द्रव्य, या तो हम मधुर लिए या फिर अम्ल लिए या फिर लवण, तो ऐसे टोटल 6 विकल्प बन जाएंगे। और ऐसे ही ऑल 6 रस मिला लिए तो उसमें सिर्फ एक विकल्प बनेंगे। ठीक है, अब यदि दो दो रस ले रहे हैं, जैसे मधुर एंड अम्ल लिए, अम्ल एंड लवण लिए, तो ऐसे करके टोटल 15 विकल्प बनेंगे। ऐसे ही यदि 3-3 रस वाले द्रव्य ले रहे हैं तो टोटल 20 विकल्प बनेंगे। 4 रस मिलाएंगे, जैसे मधुर, अम्ल, लवण एंड कटु। ठीक है, ऐसा करके जो है हम टोटल 15 विकल्प ले सकते हैं। देन 5 रस वालों में टोटल 6 विकल्प। ऐसे करते करते टोटल 63 सबको ऐड किया जाए तो 63 विकल्प बनते हैं। ठीक है, अब इसको याद करना भी थोड़ा इजी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 आप सीक्वेंस में लिख दिए इसे, और 6 15 20 बढ़ रहा है असेंडिंग, फिर 20 से डिसेंडिंग सेम पैटर्न में 20 15 60, ये तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगी, और लास्ट में 1। तो इस तरह टोटल 63 विकल्प हो गए, जिसमें से ये जो 62 है ना, जिसमें हम बनाए हैं कॉम्बिनेशन करके, या सिंगल लिए या फिर 2 2 3 3 का, तो वो 200 की शांति के लिए होता है। कोई भी देश एग्रीवेट हुआ है तो उसको शांत करने के लिए, जबकि ये जो लास्ट है वो दोष का जो प्राकृत अवस्था बना, यानी कि जिसमें दोष साम्य अवस्था है तो उसको मेंटेन रखने के लिए वो वाला यूज करते हैं।
इसके बाद जो हम लोग रस एंड अनुरस जो है इसको कवर करते हैं। तो रस और अनुरस का ये श्लोका भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्यक्तः शुष्कस्य च आदो च रसो द्रवस्य लक्ष्यते। क्या कह रहा है कि शुष्क यानी कि ड्राई शुष्क अवस्था में जो आदो यानी इनिशियली जो व्यक्त होता है जो वो रस है, यानी कि कोई भी शुष्क द्रव्य है, सूखा हुआ ड्रग है और इसको यदि हम जीवा टंग पे डालें और जो हमको सबसे पहले इनिशियली जो मैनिफेस्ट होगा ना वो रस है, जबकि विपर्य अनुरसो रसो, इसके विपरीत गुण वाला होगा तो वो अनुरस होगा। यानी कि जैसे अब यह विपरीत में ऐसे समझे कि कोई गीला आर्द्र रस द्रव्य है, ठीक है, तो उसको यदि हम जीवा पे लिए टेस्ट किए, जो सबसे पहले रस हमको पता चला वो तो रस होगा, लेकिन बाद में जो पता चला वो अनुरस है, विपरीत उस सेंस में करा, ठीक है। साथ साथ यहाँ करा नास्ति ही सप्तमा, और सातवां नाम कोई भी रस नहीं होता, 6 ही रस होते हैं। अनुरस कोई सातवां रस नहीं है, वो रस से अलग चीज़ है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें 3 वर्ड आया, शुष्कस्य, आदो एंड व्यक्त। तो सबसे पहले शुष्कस्य से समझते हैं, शुष्क अवस्था में भी ये रहना चाहिए, ये करा यानी ड्राई, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। एक तो आपका हो गया पिपली, ठीक है, और एक हो गया अंगूर, ग्रेप्स। तो अंगूर जो है जब आर्द्र अवस्था ड्राई वेट फॉर्म में रहेगा तब मधुर रहता है, और शुष्क हो गया जैसे मुनक्का बन गया तो भी ये मधुर ही रहता है, ठीक है। लेकिन यदि हम पिपली का बात करें तो पिपली आर्द्र अवस्था में मधुर रहता है, लेकिन शुष्क होने के बाद उसमें वो मधुर रस नहीं हो पाता, वो कटु हो जाता है। तो वो कह रहा है कि वो शुष्क अवस्था में भी वही रस रहा तब वो रस होगा, नहीं तो वो अनुरस हो गया। अब आदो से समझते यानी आदि, जिसका अर्ली इनिशियल मैनिफेस्टेशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया आदो। तो इसका डिफरेंस इसी से क्लियर हो जाएगा, जिसका अर्ली मैनिफेस्टेशन होगा वो रस, और लेट मैनिफेस्टेशन हो गया, आदि में हुआ तो रस एंड लेट बाद में हुआ तो वो अनुरस हो गया, ठीक है। व्यक्त से हो गया जिसका कंप्लीट मैनिफेस्टेशन होता है, पूर्ण रूप से पता चलता है वो रस है, और जो आंशिक रूप से पता चलता है वो अनुरस। तो इस तीनों बेसिस पे रस एंड अनुरस में हम डिफरेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है गुण प्रकरण, ठीक है, थर्ड टॉपिक। गुण प्रकरण में मेनली जो है परादि गुण के बारे में बताया है। परादि गुण की संख्या टोटल 10 होती है। वो है एक परत्व, इसी में अपरत्व, पर अपर, देन युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, अभ्यास, ये सभी के सभी परादि गुण। साथ में यहाँ क्या दिया है, सिद्धि, उपाय, चिकित्साएं। ये जो परादि गुण है ना, ये कहते हैं चिकित्सा के सिद्धि के उपाय, ठीक है। इसीलिए मेनली इन गुणों के बारे में यहाँ पे बताया गया। वैसे गुण तो टोटल 41 होते हैं चाणक्य ही अकॉर्डिंग, लेकिन मेनली परादि क्यों कहा गया है यहाँ पे, क्योंकि ये चिकित्सीय गुण है, चिकित्सा के सिद्धि के उपाय हैं। तो इसके बाद जो है सभी परादि गुण 10 परादि गुण को एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे 2 का बात किया है, पर एंड अपर, परत्व एंड अपरत्व। तो परत्वम प्रधानत्वम, अपरत्वम अप्रधानत्वम, सिंपल बात है। जो परत्व है वो प्रधान है और अपर जो है वो अपरत्व है, वो अप्रधान है। यदि कहने का मतलब है कि एक ही प्रकार का अनेक द्रव्य है तो उसमें जो श्रेष्ठ होगा ना, जो बेस्ट होगा वो प्रधान होगा, वो पर होगा, जबकि जो निकृष्ट होगा वो अपर होगा। अब इसको चिकित्सीय गुण कहें तो चिकित्सा में इसका कुछ यूटिलिटी समझेंगे। जैसे कि हम वय एज का बात करें तो एज में 2 अवस्था को कंसिडर कर रहे हैं, युवा एंड वृद्धा, ठीक है। तो अब ये हम देखते हैं कि दोनों पर्सन को सेम डिजीज हो चुका है, तो इसमें प्रधान कौन होगा और अप्रधान कौन होगा, यहाँ पे वो समझते हैं। युवा को प्रधान और वृद्धा को अप्रधान कहेंगे, वृद्ध अवस्था को। क्यों? क्योंकि यदि दोनों में सेम डिजीज है और ट्रीटमेंट करने की बात आई तो युवा अवस्था जो है ज़्यादा टॉलरेट कर लेगा डिजीज़ को, जल्दी ट्रीटेबल होगा, उसमें हीलिंग भी जल्दी होगा, जबकि वृद्ध अवस्था में ये सब चीज़ लेट से होगा, ठीक है, और वो कृत साध्यता की ओर भी चला जाएगा। इसलिए युवा क्या हो गया यहाँ पर, और वृद्ध अपर। तो ये इसका चिकित्सीय यूटिलिटी हो गया। तो ये जो पर और अपर है ये किस किस चीज़ में लिया है, देश, काल, वय, मान, पाक, वीर्य, रस, इन सभी में पर और अपर को जो है वो देखा गया है। मीन्स उसको देख करके ही वो डिसाइड किया कौन पर और कौन अपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट परादि गुण है युक्ति। युक्ति के बारे में क्या बता रहा है, युक्तिश्च योजना या तो योजते, यानी योजना जो है ना, प्लानिंग,
यानी प्लानिंग के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो युक्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ संख्या एंड संयोग, लेकिन यहाँ युक्ति एंड संयोग को एक साथ समझते हैं। संयोग मीन्स होता है दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाना, द्रव्यों को मिलाना, वो संयोग यानी कॉम्बिनेशन। युक्ति में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन यदि यौगिक द्रव्य को मिलाएंगे तो ये युक्ति हो जाएगा, लेकिन अयौगिक द्रव्य को मिलाएंगे तो संयोग होगा। बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें भी जो है हम औसत कल्पना करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन इसमें जो हम 200 को कंसीडर करके करते हैं। यदि 200 को दिमाग में रखते हुए औसत का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो युक्ति होगा, लेकिन 200 को दिमाग में नहीं रख रहे हैं, उनके बारे में विचार किए बिना ही यदि औसत कल्पना कर रहे हैं तो वो संयोग हो जाएगा। देन संयोग के बारे में ये भी बता रहा है कि संयोग जो है हमारा द्वंद्व, सर्व, एक कर्मज, यानी द्वंद्व कर्मज संयोग है, सर्व कर्मज संयोग और एक कर्मज, ये 3 टाइप्स का संयोग होता है द्रव्यों का। ठीक है, तो ये हो गया संयोग के बारे में। साथ साथ जो संख्या यहाँ पे है, तो संख्या के बारे में क्या कर रहा है, संख्या स्याद गणितम, संख्या कुछ नहीं बस गणित है, जैसे 1 2 3 ये सब। अब इसका क्या चिकित्सा में यूज है, तो चिकित्सा में यूज होता है, जैसे कि आप त्रिफला कहते हैं तो त्रिफला में 3 आता है ना, चतुर्जातक कहते हैं तो उसमें 4 आता है, या फिर 4 ग्राम औसत देना है या 5 ग्राम डोज देना है, तो ये सब में संख्या का यूज होता है, तो इसीलिए ये भी चिकित्सीय है। नेक्स्ट विभाग एंड पृथकत्व, ये 2 परादी गुण। तो सबसे पहले विभाग को जानते हैं। विभागस्तु विभक्ति, विभाग का क्या मतलब होता है, द्रव्य का विभाजन होना। ठीक है, अलग करना, उसे विभाग कहते हैं। तो विभाग ये हो गया। साथ साथ विभाग के बारे में कहता है वियोग। ठीक है, जो वियोग है वो भी विभाग का सिनोनिम्स हो गया। एंड वियोग के बारे में कह रहा है भागशो ग्रह। वियोग जो है भाग वाइज ग्रह, भागशा ग्रह, यानी भागम भागम प्रति ग्रह, पार्ट वाइज अलग होना, वो वियोग है। भाग भाग से पार्ट वाइज अलग होना। ठीक है, तो ये तो वियोग हम समझ गए। अच्छा, विभाग समझ गए या वियोग एक ही चीज़ है। साथ साथ विभाग के बारे में एक और चीज़ जानने की, जैसे संयोग 3 टाइप्स का था, एक कर्मज, द्वंद्व कर्मज एंड सर्व कर्मज, वैसे ही विभाग भी 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस जो विभाग एंड पृथकत्व है, उससे जो है पृथकत्व भी क्लियर होगा। यानी कि विभाग में जो है संयोग होना जरूरी है, यानी कि 2 भेड़ का संयोग यदि हो रहा है तो इन दोनों का अलग होना विभाग है, यानी कि विभाग के लिए पहले संयोग होना जरूरी है, जबकि पृथकत्व में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य से अलग करना पृथकत्व कहलाता है, इसमें संयोग की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे 2 गाय है, एक काली गाय है, एक सफ़ेद गाय है, एक चितकबरी गाय है। ठीक है, तो सबके सब गाय ही हैं, बस इसमें क्या है, हम इसको पृथकत्व उसके कलर बेसिस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है 3 परादी बचे हुए 3 परादी गुण देखते हैं। परिमाण, यहाँ परिमाण होगा, संस्कार एंड अभ्यास। तो सबसे पहला परिमाण, परिमाण के बारे में बता रहा है परिमाणम पुनर्मानम, यानी कि परिमाण क्या है, मान है। मान मेजरमेंट, मापना, तोलना। जो मान आप रसशास्त्र में भी पढ़े होंगे, रसशास्त्र वैसा कल्पना में, जैसे कि रत्ती, मास, सान, कोल, तोला, पल, प्रसरित, कुडब, प्रस्थ, तोला, बहुत तरह का मेजरमेंट बताया। मॉडर्न में आप SI सिस्टम है, PS सिस्टम, बहुत तरह का मेजरमेंट मेथड है, तो वो सब है। अब ये चिकित्सीय कैसे है, क्योंकि समझिए जैसे चूर्ण के बारे में बताया कि हाँ भाई 2 रत्ती चूर्ण देना है, 3 रत्ती चूर्ण देना है, तो ये सब भी ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो ये हो गया परिमाण। अब ये परिमाण भी जो है 4 तरह के होते हैं, अणु, महत्व, हर्ष एंड दीर्घ। ठीक है, अब परिमाण के बाद आता है नेक्स्ट संस्कार। तो संस्कार में बताया है संस्कारम करणम मतम, यानी संस्कार को करण भी कहते हैं। लेकिन संस्कार के बारे में हम ये भी जानते हैं संस्कारो ही गुणांतर्धानम उच्यते, यानी कि द्रव्य का जो स्वाभाविक गुण है, जो नेचुरल गुण है, उसमें यदि अंतर्धान करते हैं, परिवर्तन लाते हैं, तो वो संस्कार कहलाता है। संस्कार भी फिर 3 टाइप्स का होता है, वेग, भावना एंड स्थिति स्थापक। और अब जो है हमारा लास्ट परादी गुण है वो है अभ्यास। अभ्यास के बारे में क्या कर रहा है, भाव अभ्यसन अभ्यास शीलनम सतत क्रिया। ठीक है, सतत क्रिया, शीलन क्या कर रहा है, कहने का सिंपल मीनिंग है किसी चीज़ को हम लगातार करते रहे, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहे, तो वो ही चीज़ अभ्यास है। अभ्यास का चिकित्सा में यूटिलिटी ऐसे समझिए कि कोई मेद वाला व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन है, तो वो लगातार व्यायाम का अभ्यास कर रहा है, एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहा है, तो धीरे धीरे उसको वो प्रॉब्लम क्या होगा, शॉर्ट आउट होगा। तो ये यहाँ पे अभ्यास में आ गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो विपाक है।
ठीक है, विपाक आपको जो है श्लोक नंबर 57 टू 63 में कवर किया है इस चैप्टर में। तो विपाक के बारे में तो जो आचार्य वाग्भट ने लिखा है ना, वो चरक के मतानुसार इन्होंने लिखा। वो लिखा था कि जाठरेणाग्नि योगाद्य देती रसांतरम आहार परिणाम अंत्य सविपाक इति स्मृत। यानी कि जो आहार रस होते हैं, जो विद्रव्य रस होते हैं, उसको जाठराग्नि पे संयोग होने के बाद जो रसांतर होता है, उस समय जो सबसे पहला रस मिलता है वो विपाक होता है। यानी कि जो आहार रस हुए, जैसे मधुर वगैरह लिए, जो भी रस, ठीक है, मधुर रस से यहाँ लिए, तो मधुर रस पे जाठराग्नि लगा। अग्नि के बाद जो डाइजेशन पाक काल में जो रस निकलता है, जो पहला रस निकलता है, वही विपाक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रस के अनुसार विपाक समझेंगे। तो जो 6 रस होते हैं उसमें मधुर एंड लवण रस, उसका मधुर विपाक होता है। जो अम्ल रस होते हैं उसका अम्ल विपाक, एंड कटु तिक्त एंड कसाय रस वाले द्रव्य का कटु विपाक होता है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 विपाक का बात किया गया, मधुर, अम्ल एंड कटु विपाक। इसके बाद जो ये 3 विपाक हैं, मधुर, अम्ल एंड कटु, इनका जो है अलग अलग इफ़ेक्ट देखते हैं। जैसे शुक्र पर क्या है, मल वगैरह पे क्या है, दोष पे, एंड इसका स्वभाव क्या है, गुरुता एंड लघुता में। तो सबसे पहले जो है मधुर विपाक है। तो मधुर विपाक क्या करता है, कफ को बढ़ाने वाला होता है। वैसे भी मधुर रस भी कफवर्धक होते हैं, मधुर विपाक कफवर्धक होने की वजह से ये क्या हो गया, गुरु होता है। ठीक है, इनके वजह से हो या ना हो, लेकिन ये गुरु होता है, इसे हम याद कर सकते हैं। देन अम्ल विपाक क्या होता है, पित्त बढ़ाने वाला होता है, और ये लघु होता है। कटु विपाक वात बढ़ाने वाला होता है और लघु होता है। तो एक एक विपाक एक एक दोष के लिए दिया है। कटु वात बढ़ाने वाला, अम्ल पित्त, एंड मधुर कफ बढ़ाने। वैसे भी रस में भी बात किया जाए तो ऐसा ही होता है इन तीनों रस का। ठीक है, जिसमें सिर्फ मधुर विपाक गुरु है, बाद बाकी ये दोनों लघु हैं। ठीक है, एक चीज़ क्लियर। अब जो है मूत्र और विट यानी कि मल, इन दोनों की बात किया जाए तो कटु विपाक वाले जो हैं बस ये बद्ध का काम करते, बांधने का काम करते, रोकते हैं विट और मूत्र को। बाद बाकी मधुर और अम्ल क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सृष्ट करते, निकालते। देन शुक्र पे बात किया जाए तो अम्ल एंड कटु, ये दोनों शुक्र को नाश करने वाले होते हैं, शुक्रनाशल होते हैं, जबकि ये मधुर शुक्रल होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक यानी 6th टॉपिक हमारा क्या है, वीर्य। श्लोक नंबर 64 टू 66 में आया ये। तो वीर्य के बारे में जो है 2 वाद दिया है, एक अष्टविध और दूसरा द्विविध। ठीक है, जो हम जानते हैं, याद करना है बस। द्विविध वीर्य हम जानते हैं, शीत एंड उष्ण। अष्टविध में जो है 4 नाम याद कीजिए, 4 अपोजिट है। स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, ये जानते हैं श्लोका से। सलक्षणा, मृत्युष्णा, स्थिरा, कफा, जो कफ का श्लोका याद की, तो उसका फर्स्ट 4 पोर्शन स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद। अब इन चारों का अपोजिट क्या हुआ, स्निग्ध का रुक्ष, शीत का उष्ण, गुरु का लघु, एंड मृदु का तीक्ष्ण। अब वीर्य के बारे में जानते हैं क्या है, वीर्य का लक्षण क्या है। तो उसमें बताया वीर्यम तो क्रियते येन या क्रिया, यानी कि जिससे कोई भी काम होती है ना, जिसके थ्रू, वो वीर्य ही है। उष्ण वीर्य हो, शीत वीर्य हो, या फिर वो अष्ट वीर्य हो, तो वीर्य के थ्रू ही कोई काम होता है। ना वीर्यम कुरुते किंचित सर्वा वीर्य क्रियता क्रिया, यानी कि वीर्य के बिना कोई भी काम नहीं होता है। तो दोनों बात कर रहा है, एक बार कहा है कि सारा काम वीर्य के द्वारा ही होता है, दूसरा बिना वीर्य के कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, वही चीज़ लिखा है, जिससे जो क्रिया की जाती है उसे उसका वीर्य कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि बिना वीर्य के किसी कार्य का संपादन नहीं किया जा सकता, अतः जितनी क्रियाएं हैं वे सभी वीर्य से ही की जाती है। अब रस, विपाक एंड वीर्य, इन तीनों का ज्ञान जो है एक साथ लेते हैं। कैसे जानते हैं, तो रस के बारे में बताया है कि रसो निपाते द्रव्यानाम। ठीक है, यानी कि निपात, सन्निपात, सन्निकर्ष जो भी है, तो जैसे ही ये जीवा पर जो कोई भी द्रव्य आएगा तो उस समय जो हमको फील होगा मधुर है या अम्ल है, तो उससे तो हमको रस का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जीवा के निपात से स्पर्श होते ही। लेकिन विपाक के बारे में कहा है कर्मनिष्ठा, विपाक से पहले वीर्य जानते हैं। वीर्यम यावद अधिवासन निपात च उपलभ्यते, यानी कि जिस समय सन्निकर्ष हुआ यानी कि स्पर्श हुआ जीवा पे, उस समय तो रस हो गया, लेकिन उस समय से लेकर, निपात से लेकर जब तक शरीर में वो रह रहा है, यानी कि जिह्वा पे सामूहिक निपात से लेकर जब तक द्रव्य शरीर में रह रहा है, अधिवासन हो रहा है जब तक, कब से लेकर, निपात से लेकर, तो वो हो गया उसका वीर्य है, उससे वीर्य का ज्ञान होगा। यानी कि अभी वीर्य और रस को एक साथ फिर से समझिए कि रस जिस समय निपात हुआ द्रव्य का, वो हो गया रस।
ठीक है। और निपात से लेकर के यानी कि इसका जो स्पर्श हुआ, जो जीवा पर आते ही हम पता कर लिए कि मधुर है या अम्ल है, उस समय से लेकर के जब तक वो रस शरीर में है, वो द्रव्य है, तो वो वीर्य, उससे वीर्य का ज्ञान होगा। बचा जो विपाक है, तो विपाक का ज्ञान कर रहा है, विपाक का कर्मनिष्ठ या कर्म से होता है, ठीक है। तो वीर्य एंड विपाक, इसका अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है और रस का जो है प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इसके बाद जो है हम लोग एक विरुद्ध एंड अविरुद्ध का कॉन्सेप्ट जानते हैं। वैसे तो ये पहले ही दे रखा है, लेकिन अब जब हम लोग रस विपाक एंड वीर्य जान रहे हैं तो इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक नंबर आपको 45 to 52 में मिल जाएगा। अविरुद्ध क्या हुआ? जो नॉर्मलसी को फॉलो कर रहा है। विरुद्ध क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा। अब नॉर्मलसी या नॉर्मल रूल क्या है? तो नॉर्मल रूल ये है कि जनरली जिस भी द्रव्य का रस एंड विपाक यदि मधुर होगा तो उसका वीर्य शीत होगा। सिमिलर, जिन द्रव्य का रस एंड विपाक अम्ल या कटु होगा उसका वीर्य उष्ण होगा। ये नॉर्मल रूल है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी जैसे कि दूध हो गया या घृत हो गया, इन दोनों का रस एंड विपाक क्या होता है? मधुर होता है। तो नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग इसका वीर्य शीत है। एंड मध्य, जिसका रस एंड विपाक दोनों अम्ल होता है तो उसका वीर्य उष्ण है। एंड चव्य एंड चित्रक, जिसका रस एंड विपाक कटु है तो उसका नॉर्मल रूल के अकॉर्डिंग वीर्य उष्ण है। ये नॉर्मल है। अब विरुद्ध में आते हैं। तो विरुद्ध वीर्य वाले जो हैं द्रव्य, कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, ठीक है। इससे पहले ये एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि मधुर तिक्त एंड कसाय रस होगा तो शीत वीर्य, अम्ल लवण एंड कटु रस होगा तो उष्ण वीर्य। ये जनरल रूल है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं फॉलो हो रहा। जैसे कि जलीय जीव है, आनुप जीव है, तो इनका मांस रस में मधुर होता है तो उसके हिसाब से इसका वीर्य क्या होना था? शीत। मधुर में शीत वीर्य, लेकिन इसका वीर्य क्या है? उष्ण है। और उष्ण होने की वजह से ये पित्तवर्धक है, तो इनको नहीं फॉलो करा है, इसलिए ये विरुद्ध है। ऐसे ही महत पंचमूल, महत पंचमूल का रस जो है कसाय एंड तिक्त, महत हुआ ये बृहद पंचमूल, तिक्त एंड कसाय रस होने की वजह से वीर्य शीत होना था, इसका भी वीर्य उष्ण है और वो वात सामक हो जाता है। सैंधव लवण, सैंधव लवण का रस क्या है? लवण। लवण होने की वजह से वीर्य इसका नॉर्मली उष्ण होना था, लेकिन वीर्य है शीत। आंवला, आंवला भी अम्ल रस, अम्ल रस है तो इसका वीर्य भी उष्ण होना था, वीर्य है इसका शीत। अर्क, अगर एंड गुड़ुचि, इसका कैसा रस है? तिक्त रस, और तिक्त रस होने की वजह से वीर्य शीत होना था और इसका वीर्य होता है उष्ण। तो ये सब एक्सेप्शन है, याद कर लीजिए। एक्सेप्शन से भी ज़्यादा ये चीज़ समझ लीजिए कि ये एक्सेप्शन नहीं, बल्कि जो भी द्रव्य है ना वो हमेशा उसका रस का जो है गुण की वजह से ही हमेशा काम नहीं करता। और भी चीज़ें हैं, और भी फैक्टर है, कभी कर्म कभी प्रभाव, जो नेक्स्ट अभी जो प्रभाव पढ़ेंगे आगे वाले वीडियो में तो उसमें हम समझ जाएंगे, उसके वजह से भी काम होता है। तब ये जानना ज़्यादा ईजी रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी दिया है, वो भी याद कीजिए, अच्छा रहेगा। जैसे कि कैथ एंड आंवला, ये दोनों अम्ल रस वाले द्रव्य है, लेकिन गुण जो है, काम जो कर रहा है अपोजिट कर्म कर रहा है। जैसे कैथ हो गया ये संग्राही कर्म कर रहा है, जबकि आंवला हो गया आपका भेदक हो गया, ठीक है। इसी तरह कटु रस वाले द्रव्य नॉर्मली क्या होते हैं? अवृष्य होते हैं, लेकिन पिपली एंड सोंठ ये कटु रस वाले हैं एंड वृष्य हैं, ठीक है। तो कसाय रस वाले द्रव्य जो होते हैं नॉर्मली स्तंभक एंड शीतल होते हैं, ठीक है, जबकि हरितकी क्या है? इनका अपोजिट। तो ये सब जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एक्सेप्शन टाइप का, और हमेशा एक्सेप्शन ही क्वेश्चन बनता है, सो इसको भी याद करें। सो फ्रेंड्स, ये जो 10 टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, इसमें से हमने 7 टॉपिक कवर कर लिया। अब जो बचे 3 हैं, प्रभाव, वैरोधिक आहार, वैरोधिक आहार के घटक, इसको नेक्स्ट वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। एंड सॉरी कि वीडियो बहुत लंबा और बड़ा बन रहा है, पर कर भी क्या सकते हैं, चैप्टर ही बड़ा है। एंड आप लोग देखते रहें। थैंक यू।